नमस्कार दोस्तों। आज हम कंज्यूमर बिहेवियर यानी उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। इसके ऊपर हम आज इम्पोर्टेड पर्सन हैं उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम से के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न रहेगा, 1890 में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था? तो हमें पता होना चाहिए कि किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन दे रखे अपने पास में, पॉल सैमुअल्सन, अल्फ्रेड मार्सन, सी ऑप्शन दे रखा है विल्फ्रेडो पोरेटो, और डी में है फ्रांसिस वाई एजवर्थ। तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण अपने को पता है होना चाहिए कि ये दिया था अपने मार्शल साहब ने। किसने दिया था? किसने दिया था आपको पता होना चाहिए, मार्शल साहब ने। ठीक है, तो आंसर होगा इसका अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के लिए संतुलन का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां उपभोक्ता दी गई परिस्थितियों में कोई परिवर्तन करने की प्रवृत्ति नहीं रखता और निम्न में से क्या प्राप्त करता है? तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है अपने को, न्यूनतम लागत, अधिकतम संतुष्टि, शून्य उपयोगिता और शून्य आय। तो अपने को संतुलन की स्थिति क्या होती है? कि संतुलन स्थिति वह होती है जहां एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी एक कंज्यूमर होता है, वो क्या करता है अपने पास में कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करे। ठीक है, जो उपभोक्ता होता है वो क्या करता है, एकदम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होते हैं, उस विषयों को अपने चयन करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में अपने देखते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार विश्लेषण इस बात का अध्ययन करता है कि आय और कीमतों को देखते हुए एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को कैसे चुनाव करता है। संतुष्टि इस अधिकतम बिंदु को कहा जाता है। तो इस जो संतुष्टि का अधिकतम बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास में है उपभोक्ता संतुलन, बाजार संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, सामाजिक संतुलन। तो अपने एक कंज्यूमर के बारे में, व्यवहार के विश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें अपने ऑप्शन सही स्टिक आंसर बैठेगा उपभोक्ता संतुलन। ऑप्शन होगा सी। उसके बाद में प्रश्न संख्या हमारा 4 है। कार्डिनल यानी गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत संतुष्टि को निम्न प्रकार से माना जाता है। यानी किस प्रकार हम कार्डिनल में मापते हैं इसको। ठीक है, किस प्रकार हमारे को मापा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे मापा जाता है। ऑप्शन हमारे पास में पहला है अमापनीय और केवल श्रेणीबद्ध करना। दूसरा पूर्णतः संख्याओं यानी फुल, यानी इसको पूर्णतः है, ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा हो गया टाइपिंग मिस्टेक में। तो संख्याओं यानी उपयोगिता में मापी जाती है। सी है मात्राओं के साथ हमेशा बढ़ती है। और कीमत 3 नंबर डी में है, कीमत से संबंधित उपयोगिताओं में मापी जाती है। ठीक है, तो इसको हम पूर्णतः संख्या यानी उपयोगिताओं में मापते हैं। उसके बाद में कार्डिनल दृष्टिकोण में उपयोगिता को मापने के लिए प्रयुक्त मानक इकाई क्या है? तो हमारी जो कार्डिनल यूटिलिटी है उनको हम मापते हैं। तो इसमें किस में मापते हैं? इकाई पूछा है अपने को, तो ऑप्शन ए दे रखा है जूल में मापते हैं, या रुपयों में मापते हैं, या फिर यूटिल्स में मापते हैं, या फिर डी कल्याण अंक के रूप में। तो हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें, ये जो अपनी यूटिलिटी है उसको हम यूटिल्स में, ठीक है, यूटिल्स में मापते हैं। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न संख्या 6 है कि उपयोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। यूटिलिटी के बारे में अपने को कौन सा कथन है सही है, इसके बारे में अपने को बताना है। तो ऑप्शन अपने पास में ए दे रखा है, उपयोगिता हमेशा सबके लिए समान होती है। उपयोगिता पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिपरक होती है। उपयोगिता का अर्थ केवल सामाजिक उपयोगिता है। उपयोगिता समय और स्थान के साथ कभी नहीं बदलती। तो इसमें अपना ऑप्शन रहेगा बी, यानी उपयोगिता एक पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक है और एक व्यक्तिपरक होती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या हमारा 7 है। कर्म सूचक यानी ऑर्डिनल दृष्टिकोण के अनुसार संतुष्टि को क्या कर सकते हैं अपन? जो अपने कर्म सूचक है ये अपने दिया था हिक्स और एलन ने, और उन्होंने एक इसको इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से प्रस्तुत किया था जिसको हम आईसी कहते हैं। तो दोस्तों उनके अनुसार ये किस प्रकार से रहेगा, को श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता, को वरीयता क्रम में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है,
उपयोगिता को मापा जाना चाहिए मौद्रिक आय के बराबर। तो इसमें हमने क्या करता, उपयोग ऑर्डिनल के आधार पे हम सिर्फ उसको माप नहीं सकते, उसको वरीयता, क्रम, ऑर्डर, इस प्रकार इसका आंसर स्टिक बैठेगा, वरीयता क्रम में दे सकते हैं। इसको ऑर्डरिंग कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में 8 नंबर प्रश्न है, कुल उपयोगिता, जिसमें हम इसको लिखते हैं टोटल यूटिलिटी TU को एक निश्चित अवधि में उपभोग की गई सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से TU निम्नलिखित के योग के बराबर होता है। तो हमारे पास ये पूछा है कि TU किसके योग के बराबर होता है, तो इसमें अपने ऑप्शन दे रखे हैं, औसत उपयोगिता के बराबर, प्रत्येक इकाई की सीमांत उपयोगिता के बराबर, प्रत्येक इकाई की कीमत के बराबर में, समय के साथ, आय के साथ। तो TU हमारी होती है जो हमारे पास में क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है उतनी जितनी MU1 प्लस MU2 है ना, और MU3 इसके बाद 7 N तक, MUN तक। ठीक है, इन सब के योग को ही हम TU के बराबर मानते हैं। ठीक है, तो इसका प्रत्येक इकाई सीमांत उपयोगिता किसके बराबर होती है, TU के बराबर। उसके बाद में सीमांत उपयोगिता MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, उपभोग की गई मात्रा में परिवर्तन के कारण कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन है, और इसे किस प्रकार लिखा जाता है। तो MU हमारा क्या होता है, MU बराबर क्या होता है, देखते हैं। MU ऑप्शन ए दे रखा है अपने पास, MU बराबर TU इंटू एक्स, नहीं। उसके बाद MU बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा एक्स। सी में दे रखा है MU बराबर TU बटा Q। तो डी में दे रखा है MU बराबर डेल्टा Q बटा डेल्टा TU। तो हमें पता है कि जो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमें क्या कैसे होती है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से। कैसे, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा कि MU बराबर डेल्टा TU अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, एक इकाई के परिवर्तन करने से कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इसका स्ट्रिक आंसर रहेगा अपने पास में ऑप्शन बी। उसके बाद में 10 नंबर प्रश्न हमारा रहेगा औसत उपयोगिता, इसको उपयोगिता, ठीक है, औसत उपयोगिता AU, एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी। तो इसको हम कैसे, यानी एवरेज यूटिलिटी कहते हैं कि अपन टोटल यूनिट है उसमें से अपन क्वांटिटी का अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो उपयोगिता आती है वो AU होती है। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी। तो इसका देखते हैं ऑप्शन ए, TU इंटू Q, उसके बाद में TU माइनस MU, TU अपॉन Q, MU अपॉन TU। तो हमने देखा कि एवरेज यूटिलिटी होती है वो कैसे ज्ञात की जाती है कि अपने टोटल यूनिट यूटिलिटी होती है उसमें से हम क्वांटिटी का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, एवरेज यूटिलिटी। तो इसका आंसर बनेगा अपने ऑप्शन सी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यदि MU धनात्मक है तो TU क्या होगा। यानी हमारे पास में ये दे रखा है कि MU अगर धनात्मक है तो हमें पता है कि हमारे पास में जो MU होती है तो ऐसे ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि MU इस पॉइंट पे तो 0 हो जाती है, इस पॉइंट पे हमारी अपनी पॉजिटिव होती है। ठीक है, इस तक, यहाँ तक, और इसके बाद में नेगेटिव शुरू हो जाती है। तो MU अपने जब पॉजिटिव है तो TU क्या होगी अपने पास में, इंक्रीजिंग होगी। तो ऑप्शन अपने पास दे रहेगा कांस्टेंट, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और 0। तो ऑप्शन रहेगा तो अपनी TU कितनी होगी, इंक्रीजिंग रहेगी। जब तक हमारी MU धनात्मक है तब तक टोटल यूटिलिटी अपनी क्या होगी, पॉजिटिव। और उसके बाद में जब ये जो MU होती है वो 0 होगी तब टोटल यूटिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना। ठीक है, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाती है इस पे। और उसके बाद में एक पॉइंट के बाद में जब ये MU अपनी डिक्रीजिंग होती है तो उसके बाद में ये भी डिक्रीज करने, ऋणात्मक होने के बाद में ये भी डिक्रीज करने लग जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने ये प्रश्न जीवन में पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।